बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से पूछो उनके दादा दादी से तो वो बताएंगे कि तेरा बाप बिल्कुल तेरे दादा की तरह है। ऐसा कई परिवारों में आपने देखा होगा, अगर बच्चों के दादा दादी से पूछो तो वो एक कहेंगे कि बेटे तेरे पापा ना बिल्कुल मेरी तरह हैं, या उनकी मां कहेगी कि आए बेटा बिल्कुल अपने बाप की तरह है, क्योंकि पूरे जीवन वो उसको देखते हुए अनुकरण करते 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 ठीक उस तरह का बन गया, क्योंकि जो जीन्स आपने अपने बच्चों को दिए हैं वही उनकी नसों में दौड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्यार किसे कहते हैं? व्हाट इज लव? एक फैमिली प्रोग्राम है। लव का मतलब आप किसी का भी लव हो सकता है ये लव एक मां का अपने बेटे के लिए हो, एक पिता का अपने पुत्र के लिए हो, एक भाई का अपने भाई के लिए हो, एक रिलेशन का अपने दूसरे रिलेटिव के लिए हो। व्हाट इज लव? ग्रेट। मुझे आपसे सबसे पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर यहां पर 200 लोग बैठे हुए हैं तो कम से कम मेरे पास 200 आंसर होने चाहिए। लव मतलब फेथ, लव मतलब केयर, लव मतलब केयर। ग्रेट। लव मतलब केयर, समर्पण। लव मतलब सैक्रिफाइस। ग्रेट। लव मतलब सैक्रिफाइस। और लव मतलब ट्रस्ट। ग्रेट। कितने लोग ट्रस्टवर्दी रहते हैं लव में? लव मतलब फ्रेंडशिप, अटैचमेंट। ग्रेट। और सर आगे से मैं चाहूंगा सोनी साहब, लव मतलब आत्मीयता। ग्रेट, गुड शब्द। और कोई व्यक्ति? लव मतलब गिविंग। लव मतलब देना। जैसे हमारी मां हमें प्यार करती है तो हम कितना भी गुस्सा करते रहें हमें कुछ ना कुछ देती रहती है हमेशा। हमारे पिता भी हमेशा हमें देते ही रहते हैं। लव मतलब अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। ये हस्बैंड वाइफ की बारे में बात कर रहे हैं। लव मतलब अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट। लव मतलब हाँ जी पैशन। ग्रेट। लव मतलब पैशन। ही इज न्यूली मैरिड कपल, दैट्स व्हाई लव मतलब पैशन। और लव मतलब विश्वास। लव मतलब और क्या चीज? ईमानदारी का रिश्ता। आप में से हर व्यक्ति ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम में से हर व्यक्ति प्रेम की परिभाषा अलग तरीके से समझता है, अलग तरीके से महसूस करता है, अलग तरीके से मानता है। और लव का मतलब ही होता है एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के लिए त्याग करना। हर वो चीज आप लोगों ने कही है, इसका मतलब लव ही होता है। लेकिन मैं आज आपको एक डेफिनेशन देता हूं, और ये डेफिनेशन हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड के किसी कोने में आप लेके जाएंगे वहां भी ये डेफिनेशन काम करेगी। अमीर व्यक्ति के पास लेके जाएंगे वहां भी ये डेफिनेशन काम करेगी। गरीब व्यक्ति के पास लेके जाएंगे, गोरे के पास लेके जाएंगे, काले के पास लेके जाएंगे, नेपाल में लेके जाएंगे, हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के किसी देश में लेके जाएंगे तो ये परिभाषा ठीक उस तरह से ही काम करेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। लव मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना, प्यार मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना और वैसे स्वीकार करना जैसा वो है। मतलब आई एक्सेप्ट यू वट एवर यू आर एंड वट एवर यू आर नॉट। मैं आपको वैसे स्वीकार करता हूं जैसे आप हैं और साथ ही साथ जैसे आप नहीं हैं। क्या हर व्यक्ति में हर वो चीज है जो आप चाहते हैं? क्या आपके माता पिता में हर वो चीज है जो आप दूसरे माता पिता में देखते हैं? क्या आपके बच्चों में वो हर चीज है जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन प्यार का मतलब होता है हर व्यक्ति को उसकी हर अवस्था में स्वीकार करना जैसा वो है और जैसा वो नहीं है। मतलब पूर्ण समर्पण, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण, जैसा वो है और जैसा वो नहीं है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों को लगता है कि मेरी हाइट 2 इंच और एक्स्ट्रा होती तो बढ़िया होता? अच्छा, कितनी लेडीज को लगता है कि मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन, जो फेयर लवली एक क्रीम आती है ना उसके साथ एक वो स्ट्रिप आती है जो कॉम्प्लेक्शन दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, किसको ये लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन 2 लेवल और ऊपर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा? आपने हाथ उठाया, आपका कलर तो इतना फेयर है कि फॉरेनर्स के साथ खड़ा कर दूं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। और किसको लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा और अच्छा हो जाए? अच्छा, किसको लगता है कि मेरी कमर 2 इंच और कम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा? अच्छा, किसको लगता है कि मेरी कमर 2 इंच और बढ़ जाए तो ठीक हो जाएगा? ऐसे भी होंगे। मेरी मां, बहुत छोटा टारगेट आप लोगों को मिला है। मेरी मां
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितना जोश है। अगर आप अपनी टीम के टीम लीडर के साथ में हैं और टीम लीडर जोशवर्दी है, ट्रस्टवर्दी है और उसकी बात में दम है, तो वो दम और जोश पूरी टीम में दिखाई देता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ तिहाड़ जेल में। हमारे साथ में जेल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने भी, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब भी हमारे साथ में हैं, और हम सभी ने अपने मन में एक छवि बनाई हुई थी, जेल कैसा होता है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। जेल कैसा होता है, जहां कैदी लाइन से लगे होते हैं, सबकी पट्टी वाली यूनिफॉर्म होती है, सबके पास टोपी होती है, सब लाइन में लग के खाना खाते हैं, इतना स्ट्रिक्ट माहौल देखते हैं। लेकिन वो छवि जो मेरे मन में थी, जो चश्मा मैंने पहना हुआ था, वो उस दिन उतर गया जिस दिन मैं तिहाड़ जेल में गया। दोस्तों, तिहाड़ जेल में हम प्रोग्राम के लिए गए थे। तिहाड़ जेल में हम प्रोग्राम के लिए गए थे, और जिन अधिकारियों के लिए हमारे मन में एक छवि थी कि कितने खतरनाक अधिकारी होते होंगे, किस तरह से होते होंगे, किस तरह से वो गन हाथ में लिए घूमते होते होंगे कि जरा सा कोई कैदी बोला तो शूट, और कैदी कितने डरते होंगे उनसे, कितना खतरनाक माहौल होता होगा। लेकिन जब हम वहां पर गए तो वो सबसे पहले हमारा चश्मा उतरा। जैसे हमने एंटर किया तब हमें पता लगा कि हम किसी बहुत बेहतरीन फार्म हाउस में आए हैं। और जो लोग मेरे साथ में थे, मैं जिन लोगों के साथ में था, उन सभी से आप पूछेंगे तो इतना बेहतरीन माहौल, और उन कैदियों को, जिनको कैदी हम बोल रहे हैं, जब मैंने जेलर साहब का वो शब्द सुना तो मेरे सारे भाव बदल गए। उन्होंने कहा, मेरे आश्रम में बैठे हुए मेरे साथियों। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब सुपरिटेंडेंट साहब स्टेज पर आए तो तालियों की गड़गड़ाहट जो थी वो जब तक नहीं रुकी, जब तक उन्होंने कई बार इशारा नहीं कर दिया। उनको जो समर्थन दिया, जो प्यार दिया, और हम सोचते हैं कि एक बड़ा अधिकारी कैसे लोगों के बीच में जाता होगा। जेलर साहब ने स्टेज से जंप किया, हालांकि स्टेयर्स भी थी, जेलर साहब सीधा कूदे, अपने लोगों के पास गए, और वो सब लोग ऐसे चिपट गए जैसे कि एक कॉलेज में अपने प्रेसिडेंट से मिलते हैं, जैसे परिवार में अपने पिता से मिलते हैं, जैसे घर में अपने घर के लोगों से मिलते हैं कई दिन बाद। और वो माहौल देखकर मैं सरप्राइज हो गया कि क्या ऐसा माहौल जेल में भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि अमित जी, मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग सही तरीके से आए हैं, कितने लोग, मुझे नहीं पता क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन जितने ये बच्चे हैं, ये सब किसी ना किसी माँ बाप के बच्चे हैं। और उनके माँ बाप के बच्चों को हमारे न्यायालय ने मेरी धरोहर के रूप में मेरे पास भेजा है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक ये यहाँ रहें, मैं इनको अपने बच्चों की तरह प्यार करूं। और ये चीज़ ना केवल मैंने सुपरिटेंडेंट साहब के साथ देखी, बल्कि मेरे साथ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं, इनके साथ भी हमने उस माहौल को देखा, वहाँ फील किया, और वो चश्मा उस समय हमारा उतर गया जिस समय हम जेल में गए थे और उस चश्मे को पहन के गए थे। बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। खाते समय भी हमसे कहा गया, मैंने कहा सर क्या स्पेशल बनवाया है? उन्होंने कहा ये वो खाना है जो हम भी खाते हैं 1:30 बजे 2 बजे, ये वही खाना आपको दिया गया है, और ये वही खाना है जो हम अपने आश्रम के इन व्यक्तियों को देते हैं जो एक समय के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं कभी नहीं चाहता मेरे जीवन में कोई व्यक्ति यहाँ पर आए, लेकिन अगर यहाँ आया है तो मेरे लिए एक अतिथि के रूप में है। और इस माहौल को देखकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए, और जब माहौल पूरा देखा तो पिक्चर सारी चेंज हो गई। और दोस्तों, ये छवि जब हमारे पेरेंट्स के बारे में अपने मन से हम हटा लेंगे और एक एक बात को बिहाइंड द कर्टेन देखेंगे कि उन्होंने किस भाव से कहा होगा, तो हमारे सोचने का नजरिया और तरीका बिल्कुल बदल चुका होगा। आप सभी को मैंने एक पेपर दिया है, सभी के पास पेपर है। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, वो तो जेलर साहब ने मुझे कहा, सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे कहा, लेकिन वो बात हमने कैदियों से भी पूछा। माफी चाहता हूं, कैदी बोल रहा हूं, उन लोगों से भी पूछा कि बेटा तुम बताओ कि यहाँ कैसा खाना मिलता है। उन्होंने कहा सर जो आप खा रहे हैं ना, यही हमें मिलता है खाना। मैंने कहा यहाँ कैसा माहौल है? कह रहे बहुत अच्छा माहौल है, बस एक ही चीज की कमी है कि जेल का मतलब परिवार से अलग कर देना है, बल्कि यहां भी हमारा पूरा परिवार बना हुआ है। और उन बच्चों को देखते हुए सर के जो उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए, जो भाव उनके मन में थे वो बिल्कुल अंतर्मुग्ध करने वाले थे कि हमें महसूस हुआ कि हम किसी फार्म हाउस में एक पिकनिक की तरह पर वहां पर आए हैं। सर मैं इसके लिए तहे दिल से तिहाड़ जेल के सब सुपरिटेंडेंट साहब हमारे साथ में हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं, टीम हमारे साथ में है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि 36 साल की उम्र तक जो चश्मा हिंदी फिल्म जगत ने मेरे को दिया हुआ था, और मुझको ही नहीं आप में से हर व्यक्ति को दिया हुआ था, वो चश्मा उस समय उतर गया जब हम वहां पर गए।
और सर ने कहा कि अमित जी जब आपको प्रोग्राम करना हो, मैम जब आपको, बुलबुल मैम हमारे साथ में है, बुलबुल माँ, उन्होंने कहा जब आपको प्रोग्राम करना हो आप हमें बताओ, हम इनके लिए आप और बेहतर प्रोग्राम लेकर आएंगे, हम इनके लिए ट्रेनिंग्स लेकर आएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वहां पर इतनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, अंदर सेटअप्स लगे हुए हैं, लोग काम करते हैं, सिर्फ उनके लिए एक ही सजा है कि वो अपने माता पिता के, अपने परिवार के साथ में नहीं है। बाकी इसके अलावा सजा के नाम से कुछ भी नहीं है, सिर्फ नियम। आपको इसे शेड्यूल को फॉलो करना है जैसे हम स्कूल में करते हैं, ठीक उस तरीके से बच्चे। और जब युवाओं को देखा तो 19-20 साल, 21 साल से शुरू होता है सर, 21 साल की उम्र से लेकर और लगभग 650 लोगों से हम मिले, जिनमें से 21 साल से लेकर 35 साल की उम्र के थे, और बहुत कम जितने बुजुर्ग लोग थे वो सब माता पिता के समान रूप में वहां पर काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी हम उठाते हैं, हम सारा अपने पूरे परिवार को संभाल के रखते हैं, हाँ बस घर की याद जरूर आती है, बस यही एक हमारी सजा है, वरना ये 600 लोगों की फैमिली हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। आप सभी को मैंने एक पेपर दिया है दोस्तों, इस पेपर को ध्यान से, मैं जो बात आपसे कहूंगा आप मेरी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेंगे। सभी अपनी आईज को क्लोज कीजिए, सभी इस पेपर को ऊपर से पकड़िए, ऊपर से सीधा लंबा लंबा आना चाहिए ऊपर से। सभी अपनी आंखों को क्लोज कर लें और केवल मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इस पेपर को एक बार फोल्ड कर लें, अपनी तरफ अंदर की तरफ एक बार फोल्ड कर लें, अंदर फोल्ड कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, राइट हैंड साइड का ऊपर वाला कॉर्नर, राइट हैंड साइड का ऊपर वाला कॉर्नर एक चुटकी फाड़ के अपने टेबल पे रखना, नीचे मत गिराना। स्वच्छ भारत अभियान, इज दैट क्लियर? एक बार पेपर को अंदर की तरफ फिर फोल्ड कर लीजिए, इज दैट क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड का नीचे वाला कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड का नीचे वाला कॉर्नर फाड़ दीजिए एक चुटकी। स्वच्छ भारत अभियान, पेपर को अपनी टेबल पर रखिए, आंखें बंद रखिए। सर बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं आंखें खुली है, जिनकी आंखें खुली है वो इस पूरे इस सेशन में वो इनवैलिड हो गए हैं। पेपर को एक बार और फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ, नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर थोड़ा सा एक चुटकी फाड़ दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है आंखें खोल लीजिए, सभी आंखें खोल लीजिए। अब रिक्वेस्ट है सभी अपना पेपर भी खोल दीजिए। मैं देखो, मेरे को अभी रिजल्ट नहीं पता, लेकिन आपको एक बहुत विशेष बात बताता हूं। छोड़ दो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मुझे ये नहीं पता कि किसके पेपर में क्या आया होगा, लेकिन मैं एक चैलेंज करता हूं। हम में से 200 लोग आज बैठे हुए हैं, 200 में से 10 पेपर भी एक समान मैच नहीं करेंगे, 200 में से 10 पेपर भी मैच नहीं करेंगे। ये एक चैलेंज है। मैं अगर चाहो तो प्रूव करके दिखा सकता हूं कि कुछ लोगों का पेपर, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों का पेपर बीच में 2 होल हैं, किसी के बीच में एक भी होल नहीं है, किसी के चारों कॉर्नर फटे हुए हैं, किसी के चारों कॉर्नर में से 2 कॉर्नर फटे हुए हैं, किसी का बीच में फटा हुआ है, किसी की एक साइड में 3 कट है, किसी की एक साइड में 5 कट है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। दी हुई इंस्ट्रक्शन को कैसे समझते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यह केवल आपकी सोच का नजरिया है, और हर व्यक्ति की सोच का नजरिया और दायरा बिल्कुल भिन्न होता है। इसका मतलब हम कुछ भी करें, हम कभी किसी व्यक्ति से मैच नहीं करते। इसका मतलब हम में से हर व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति है। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जैसा व्यक्ति, जिसके समानांतर व्यक्ति, जिसके देखने में जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में कोई दूसरा हो। और यदि देखने में होगा भी तो आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, आपकी आई की रेटिना मैच नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आधार कार्ड में थंब इंप्रेशन नहीं लिया जाता, और यदि ऐसा होता तो पक्के प्रूफ में आपके थंब इंप्रेशंस और फिंगर इंप्रेशंस नहीं लिए जा सकते। इसका मतलब हम में से हर व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऐसा कोई दूसरा नहीं बना और ना ही कभी भविष्य में बनेगा। और जब हम अद्वितीय व्यक्ति हैं तो हम दुखी क्यों होते हैं? यदि हम अद्वितीय हैं तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम में से हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग होती है, हर व्यक्ति की चाहत अलग होती है, हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, हर व्यक्ति का देखने का, सुनने का और समझने का तरीका अलग होता है। मतलब हम में से हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है और हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम दूसरे व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। और यही बात यदि हम व्यक्तियों के बारे में हो,
दूसरों के बारे में हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यही बात हम अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात नहीं समझा पाते, आप उनकी बात नहीं समझ पाते, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, आप ये नहीं समझ पाते कि माता पिता क्या कहना चाहते हैं, जबकि हर बात में उनका भाव बिल्कुल अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। और माता पिता तो हमेशा आपके बेहतर जीवन की कामना करते हैं, आपके जीवन को और बेहतर, और अच्छा, और समृद्ध, और विकसित, और आगे चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में केवल माता पिता ही वो व्यक्ति हैं जिनको आपके आगे बढ़ने पर खुशी होती है। आपने सुना होगा कि एक पिता ही इस बात को कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बने। हो सकता है एक भाई भाई के लिए ना कहे कि मेरे भाई से मैं बड़ा बनूं या मेरा छोटा भाई मुझसे बड़ा बने, लेकिन एक माता पिता के मन में हमेशा एक आस होती है कि मेरा बच्चा, आज मैं अगर डीएसपी हूं तो वो उससे बड़ा अधिकारी बने, वो कमिश्नर बने, अगर कमिश्नर है तो वो देश का राजा बने। धीरे धीरे माता पिता हमेशा अपने बच्चे को अपने पुराने पद से ऊंचा देखना चाहते हैं। एक छोटी सी संवाद, एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ प्ले करूंगा, और उन भाव को, क्योंकि वो भाव मैं इतने बेहतर नहीं बोल सकता जिस कवि ने वो भाव बोले हैं, मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए आप इन भाव को ध्यानपूर्वक सुने। ये मैंने एक प्रयोग की कविता सुनाई। मैंने पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी। अमिताभ जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए मैं कुछ पंक्तियां पिता पर पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। माँ पर और पिता पर कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किनकी माँ जीवित हैं और किन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनकी माँ जीवित हैं, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। 1 मिनट की बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है, वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ताकत किसी के पास नहीं है। मैं उस माँ की वंदना में कृतज्ञता करता हूँ। याद कीजिएगा उन दिनों में जब हम चौके में, रसोई में बैठकर खाना खाया करते थे और माँ खाना बनाती थी। उस वक्त थाली पर बैठकर हमने जब भी इधर उधर देखा, वो माँ समझ गई और उसने नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी, उसे हम खो देते हैं। वो माँ हमें बहुत याद आती है। रमेश सोज की 4 पंक्तियां, माननीय नेताजी यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना समझ। स्वामीनाथ पांडे की 3 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों का उपन्यास लिखा। अमिताभ जी बैठे हैं, जया जी बैठी हैं। 3 पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया। उसने लिखा, एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी। सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ
माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। और कहा साहब के बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर कहा कि पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार में ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर पंक्तियां सुनिएगा। पिता क्या होता है। अमिताभ जी आपको समर्पित करता हूँ। अमर सिंह जी बैठे हैं। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, हम लोग दुखी क्यों हैं? हम लोग दुखी क्यों हैं? ये मैंने क्यों पूछा? आपको लगेगा मेरा परिवार बहुत समृद्ध है, मैं बहुत समृद्ध हूं, मेरे पास अच्छा पैसा है, हम बहुत अमीर हैं, हम समृद्ध परिवार में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुखी हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा
खुशी की खोज में लगा रहता है, और जब हम किसी चीज की खोज करते हैं तो वो इस बात का प्रमाण होता है कि वो चीज हमारे पास नहीं है। अगर हम सब लोग खुशी की तलाश कर रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि खुशी हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कोई बता सकता है कि हम दुखी क्यों हैं? हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी को खुशी की खोज है या नहीं, तलाश है या नहीं? हेलो, यस और नो? अगर हर व्यक्ति को खुशी की तलाश है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास खुशी कम है। कहीं ना कहीं वो अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ हमेशा ये महसूस करता है कि मैं खुशी नहीं हूं, मेरे पास खुशी नहीं है। क्यों? क्या कारण है कि खुशी हम लोग महसूस करते हैं या ढूंढते हैं हम लोग खुशी? अपेक्षाएं ज्यादा हैं और सब्र नहीं है। बहुत अच्छा वर्ड है, सब्र नहीं है, अपेक्षाएं ज्यादा हैं। और पीछे से कोई बताए सर? सेटिस्फैक्शन नहीं है और कंपैरिजन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि कितने लोगों को लगता है कि मेरी कमर 2 इंच कम हो जाए, तो लगभग 60% लोगों ने हाथ उठाया। जब मैंने लेडीज से पूछा कि यदि आपका कॉम्प्लेक्शन 2 स्टेप और आगे चला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, अगर आप में से कोई व्यक्ति, कोई महिला जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, तो एक बार वो निग्रोज के पास जाके देखे कि उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी कमर 45 इंच है, तो अपने राज्य में, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने मोहल्ले में उन व्यक्तियों को देखे जिनकी कमर 60 से ऊपर है। लेकिन हम हर समय क्या करते हैं? हम हमेशा चीजों का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते करते हम उस कंपैरिजन की वजह से दुखी होते हैं। हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण कंपैरिजन है। और दोस्तों, अगर ये कंपैरिजन आपका, आपके किसी व्यक्ति से हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंपैरिजन हम अपने पेरेंट्स का करते हैं दूसरों के पेरेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि मेरे पिता में ये कमी है, मेरी माँ में ये कमी है, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, उसकी माँ उसको रात को भी लेट तक आने के लिए मना नहीं करती। लेकिन मेरे पिता ठीक नहीं है, उन्होंने मेरे को लैपटॉप मांगा तो उन्होंने कहा कि बेटा डेस्कटॉप कंप्यूटर दे सकते हैं। जब डेस्कटॉप मिल गया तो मैंने कहा कि पापा मोबाइल चाहिए, तो उन्होंने कहा एंड्रॉइड नहीं, ये दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने की वजह से हम हमेशा दुखी होते हैं। और ये कंपैरिजन अगर हम अपने आप से करें, अपनी पर्सनैलिटी से करें, किसी दूसरे व्यक्ति से करें तो चलेगा, लेकिन हम किसी और का कंपैरिजन भी किसी और से करते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपना कंपैरिजन अपने पेरेंट्स का दूसरे पेरेंट्स के साथ करते हैं। हमें वो सर्कमस्टांसेस नहीं पता होते कि किन सर्कमस्टांसेस में हमारे पेरेंट्स ने मुझे डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप दिलाया। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि उनकी डेस्कटॉप खरीदने की औकात नहीं थी, उन्होंने अपने सारे पैसे निकाले, इकट्ठे किए, वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे, पर आपकी सुविधा के लिए आपको डेस्कटॉप दिया। हम में से बहुत सारे लोग, जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने पेरेंट्स से कहता था आपने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छोटी उम्र के साथ अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लगा लिया, मजदूर के रूप में उनका इस्तेमाल किया। कितने सारे लोग जो अपने बच्चों को मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, और लगातार उनको प्रेरणा देने की बजाय उनके भविष्य को रोक के बैठ जाते हैं। लेकिन हम करते हैं तो सिर्फ कंपैरिजन, कंपैरिजन और कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन हम किसी का किसी से भी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राम का कंपैरिजन श्याम से करूं, श्याम का कंपैरिजन गोपाल से करूं, तो ना राम मुझे जानता है, ना गोपाल मुझे जानता है, और उसके कंपैरिजन करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये कंपैरिजन जब आप अपने माता पिता का किसी दूसरे के माता पिता से करते हो, तो उस समय समझ लीजिए कि आपने अपने दुर्भाग्य के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि आज अगर आप बच्चे हैं तो हो सकता है आपको ये महसूस हो कि मेरे माता पिता ने मुझे अपना बेस्ट नहीं दिया। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.